अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज के रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और वो होंगे 4.6 से 4.10। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होने लगे हैं आपके लिए इंतहाई आसान। आपकी दूर होंगी हर तरह की मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जानिब। पीटीपी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पेज नंबर 105 एक्सरसाइज का 6th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं रीड करता हूं टेक्स्ट बुक से। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार का स्टीयरिंग, आप जानते हैं कार का स्टीयरिंग जो होता है वो कार के टायरों की रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मान लीजिए ये कार का क्या है जी, स्टीयरिंग है। कार का क्या है जी, स्टीयरिंग है। आप जानते हैं कि स्टीयरिंग का यहाँ सेंटर होगा और सेंटर से लेके एज तक फासला उसका क्या कहलाता है, रेडियस। मान लीजिए ये सेंटर O है और यहाँ तक जो ये जो पॉइंट है कार्नर, इसका एज है, उसका नाम A है, OA, और इसके दरमियान फासले को नाम दिया जाता है सर्कल में सेंटर से एज तक फासला रेडियस होता है। तो आपको ये सर्कल की तरह दिख रहा होगा। इसी तरह से इस सेंटर से इस तरफ फासला भी क्या होगा, वो भी सर्कल का रेडियस ही होता है। तो ये स्टीयरिंग का ये भी रेडियस होगा। ये O है, सेंटर को O से ही जाहिर किया जाता है, इस जगह का नाम होगा B। कहता है स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। इसी तरह 16 सेंटीमीटर सेंटर से इस तरफ फासला, 16 सेंटीमीटर सेंटर से इस तरफ फासला हुआ क्या, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल। कपल किसका, फोर्स का कपल। आप जानते हैं फोर्स के कपल से मुराद दो फोर्सेस जो इस स्टीयरिंग पे लग रही हैं और दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। दो फोर्सेस किसी बॉडी पे लगे, थोड़े फासले पे लगे और अपोजिट लगे, वो मिलके क्या बनाती हैं, कपल। और कपल बॉडीज़ के अंदर क्या पैदा करती है, रोटेशन। कितनी वैल्यू थी कपल की, फोर्स 50 न्यूटन, यहाँ भी फोर्स 50 न्यूटन। कपल है, एक जितनी फोर्स, कीमत में मसावी है, डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट है और एक दूसरे से हट के है, आपके सामने है। ठीक हो गया, ये कपल। और इसके नतीजे में ये स्टीयरिंग रोटेशन पैदा होगी जिसे टार्क कहते हैं। तो कहता है क्या मालूम कीजिए, फाइंड द टार्क, उस टार्क की वैल्यू मालूम कीजिए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। देखिए बच्चों, हमें मालूमात क्या दी गई हैं वो गौर करिए। सबसे पहली मालूमात क्या है हमारे पास, रेडियस। रेडियस को हम किससे जाहिर करते हैं, आर के साथ, और उसकी वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। इसको ज़रा मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड 0.16 मीटर। दूसरी वैल्यू कपल, और कपल F, कपल ऑफ फोर्सेस है, फोर्सेस का कपल है, F कितना दिया है, 50 न्यूटन। आप ये नहीं समझे कि हम दो फोर्सेस पुट करेंगे, हम सिंगल फोर्स ही पुट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास 50 न्यूटन है। अब मालूम करने को क्या कहता है टार्क। इस कपल की वजह से स्टीयरिंग के अंदर पैदा होने वाला टार्क मालूम कीजिए। टाउ, इस साइन से जाहिर करते हैं, टाउ साइन के साथ, और ये मालूम करना है। फार्मूला, जब हमने कपल का टॉपिक पढ़ा था तो हमने इस नतीजे पे पहुंचे थे कि टार्क जो है वो किसके बराबर होगा, ये जो फोर्स दोनों के अंदर कॉमन है। देखिए दो टार्क हैं, एक मूवमेंट आर्म ये और ये फोर्स, एक मूवमेंट आर्म ये और ये फोर्स। अब देखिए टार्क में किस किस का रोल है, दो मूवमेंट आर्म और दो फोर्सेस, यानी कि सम ऑफ दीज बोथ टार्क्स। इसका मतलब OA इंटू F प्लस OB इंटू F। दोनों में क्या कॉमन, F कॉमन, OA प्लस OB, OA प्लस OB। और गौर करिए OA प्लस OB कितना फासला होगा, अगर OA 16 सेंटीमीटर है तो OB भी कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो OA प्लस OB कितना होगा, 32 सेंटीमीटर। अब सोल्यूशन के अंदर मैं डेटा पुट करूँगा, क्या टार्क की जगह टाउ किसके बराबर, F की जगह पहले लिख लीजिए फार्मूला एक दफ़ा, 1 टाइम OA प्लस OB। आगे चल के मैं सिर्फ उसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो टाउ किसके बराबर आ जाएगा,
F की जगह बच्चों 50, OA की जगह मैंने ये लिखा हुआ है 0.16 SI यूनिट में मीटर, और इस तरह OB भी 0.16 मीटर। 50 × 0.32 मल्टीप्लाई कीजिए एंड रिजल्ट विल बी 16, और टाउ का यूनिट, टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर। ये है आपका टार्क जो कि इस कपल की वजह से, फोर्सेस के कपल की वजह से पैदा होगा और स्टीयरिंग आपको मूव करता दिखाई देगा। ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.6 जो बोर्ड में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, देख लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 4.7 की जानिब। 4.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। 2 डोरियों, 2 रस्सियों के साथ एक पिक्चर फ्रेम दीवार पे लटक रहा है। द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स आर, रस्सियों के अंदर तनाव यानी खिंचाव कितना है, एक रस्सी में 3.8 न्यूटन, जबकि दूसरी रस्सी में, दूसरी डोरी में 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, बताइए उस पिक्चर फ्रेम का वजन कितना है। आइए डायग्राम से इसे थोड़ा सा समझते हैं कि सीन क्या है। सीन कुछ इस तरह से है, एक पिक्चर फ्रेम है, पिक्चर फ्रेम फर्ज कर लीजिए, इसमें तस्वीरें हैं बहन भाइयों की, और पिक्चर फ्रेम दीवार पे हैंग किया हुआ है। अब उसके लिए 2 डोरियों, 2 रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है। ये पिक्चर फ्रेम है, कहता है एक रस्सी जो है, एक जो डोरी है, और ये कैसे लटका हुआ है, वर्टिकल, ये वर्टिकल होता है इस तरह से, वर्टिकली हैंग हुआ हुआ। एक रस्सी की टेंशन T1 है, दूसरी रस्सी में टेंशन T2 है, तनाव, खिंचाव और टेंशन। अब आपके सामने है, रस्सी वर्टिकल है तो टेंशन अपवर्ड होगी। कहता है टेंशन की वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ। रस्सियों के अंदर तनाव किस तरह से है, एक में 3.8 न्यूटन, टेंशन इज़ अ फोर्स और उसका यूनिट न्यूटन ही होगा, और दूसरी रस्सी में टेंशन कितनी है, 4.4 न्यूटन। कहता है बताइए इन रस्सियों ने, इन डोरियों ने इस फ्रेम को उठाया हुआ है, तो बताइए इस फ्रेम का वज़न कितना था जो इन्होंने उठाया हुआ है, वेट कितना था, ये मालूम करना है। वेट ऑफ दिस पिक्चर फ्रेम मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन, लेकिन जब उससे पहले जो डेटा गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा हमें दी हुई है टेंशन T1 कितना है जी, 3.8 न्यूटन पहली रस्सी में, यहाँ कील ठोंके हुए हैं, कुछ भी किया हुआ है। अच्छा, दूसरी रस्सी टेंशन 2 कौन सी है, T2 कितना है, 4.4 न्यूटन। और सवाल उसका क्या है, टू फाइंड, कहता है मालूम करके दीजिए वेट, वज़न किसका, ऑफ पिक्चर फ्रेम का वज़न बताइए। वज़न बताइए। वेट के लिए स्मॉल w यूज़ होता है, याद रखिएगा। वर्क के लिए कैपिटल W था और वज़न के लिए स्मॉल w सिंबल यूज़ होता है। तो ज़रा गौर करिए, फार्मूला यहाँ कौन सा अप्लाई होगा। यहाँ हम यूज़ करेंगे, मैंने आपसे पहले जिक्र किया, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन। वो क्या कहती है? आपके सामने ये पिक्चर फ्रेम ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, स्टैटिक हालत में है, पुरसकून है, इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब ये है यहाँ पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और पहली कंडीशन ये कहती थी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। और इस सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होने का मतलब क्या था कि सारी फोर्सेस के x कंपोनेंट 0 होने चाहिए एंड सारी फोर्सेस के y कंपोनेंट 0 होने चाहिए। क्या इस तस्वीर में आपको x कंपोनेंट्स नज़र आ रहे? कोई फोर्स ऐसी नज़र आ रही है जो x एक्सिस पे हो, हॉरिजॉन्टल हो? कोई फोर्स ऐसी नज़र आ रही है? जितनी भी फोर्सेस नज़र आ रही हैं, एक फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, ये तीनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल नहीं हैं। ये तीनों फोर्स कैसी है? 2 ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो ये कौन सी है? वर्टिकल, ऊपर होना, नीचे होना, ये तो वर्टिकल है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन का ये वाला हिस्सा यूज़ होगा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का ये वाला हिस्सा फार्मूला यूज़ होगा। जब सोल्यूशन यूज़ कर जाएंगे तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। ये वाला इसका पार्ट यूज़ करूँगा, बजाय इसके लिख लीजिए चाहे सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0, लेकिन फोर्सेस x की तरफ को है ही नहीं।
सारी फोर्सेस तो वाई एक्सिस में है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये तो वाई एक्सिस होता है, इसलिए ये वाली शर्त हम यूज़ करेंगे। अब मुझे बताइए कितनी अपवर्ड हैं कितनी डाउनवर्ड हैं। सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। सारी फोर्सेस जो वाई एक्सिस पे हैं उनका मजमुआ 0 के बराबर है। 2 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड मिल मिला के मजमुआ 0, इसीलिए तो ये पिक्चर बैलेंस है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और नतीजा 0 है। अब ज़रा गौर करिए, टेंशन ऊपर 2 टेंशन ऊपर, याद रहे वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्सेस होती हैं उन्हें पॉजिटिव लिया जाता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। ये कैसे मैंने लिख दिया, गौर करिए, T1 ये फोर्स, T2 ये फोर्स और W नीचे की तरफ फोर्स। अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव। इन तीनों को जमा किया, जमा ही कर रहा हूँ ना, जमा ही कर रहा हूँ, माइनस W जमा ही कर रहा हूँ। इन सब का जवाब किसके बराबर, 0 के बराबर। Y वाली सारी फोर्सेस मैंने लिख दी, T1 Y की तरफ है, T2 Y की तरफ है, Y एक्सिस में है और W Y एक्सिस में है। इन सब का मजमुआ किसके बराबर है, 0 के बराबर। लाइए कीमतें दर्ज कीजिए। अब गौर करिए, मेरे पास जो रिजल्ट आया है T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। कन्वेंशन है, आप पूछेंगे W नेगेटिव क्यों है, क्योंकि रवायत है कि नीचे की तरफ फोर्सेस लगने वाली वो नेगेटिव ली जाती हैं, जो अपवर्ड फोर्सेस जा रही हैं उन्हें पॉजिटिव लिया जाता है, इसीलिए इसे नेगेटिव लिया था। तो W उधर जाके क्या कर जाएगा, प्लस में, तो W ही मालूम करना है, तो वो किसके बराबर है, T1 प्लस T2। क्या कीमत है T1 की, 3.8 न्यूटन। क्या कीमत है T2 की, 4.4 न्यूटन। एंड आंसर विल बी 8.2 न्यूटन। ये है वज़न किसका, इस पिक्चर फ्रेम का। किस कदर आसान है, दोनों टेंशन जमा होगी, लेकिन उस पीछे सारा असूल कौन सा यूज़ हुआ, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन का ये वाला हिस्सा। इज इट क्लियर बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.8 की जाने। 4.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए बच्चों। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown। आइए तस्वीर बना लेते हैं। उसने खुद कहा कि डायग्राम में मैं आपको शो करवा रहा हूँ। 2 ब्लॉक हैं, एक 5 kg का मैस, जबकि दूसरा कितना है 3 kg का, ऑफ कोर्स उससे छोटा होगा। 2 रस्सियों के साथ उन्हें हैंग किया गया है। 2 strings, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। बताइए इस रस्सी के अंदर कितनी टेंशन है, ये जो रस्सी है इसके अंदर कितना तनाव है, खिंचाव है। ये जो रस्सी है ये वाली T1, और इस रस्सी ने जिसने इसको उठाया हुआ है इसके अंदर कितनी टेंशन है वो बताइए। गौर करिएगा, इस रस्सी ने इन दोनों मैसेज को उठाया हुआ है। ये पहली रस्सी ने इन दोनों मैसेज को उठाया हुआ है, जबकि दूसरी रस्सी ने सिर्फ ये मैस उठाया हुआ है। तो टेंशन इसकी भी मालूम करनी है, इस रस्सी में कितनी टेंशन है इन दोनों को उठाए हुए, और इस रस्सी में कितनी टेंशन है जिसने ये दूसरा मैस उठाया हुआ है। आइए लिख लेते हैं गिवन डेटा। क्या जी, M1 5 kg, क्या जी M2 3 kg। मालूम क्या करना है, टू फाइंड T1 पहली रस्सी में टेंशन, क्या मालूम करना है T2 दूसरी रस्सी में डोरी में स्ट्रिंग में टेंशन। जी बच्चों, तो क्या यूज़ करेंगे हम फार्मूला, फिर से वही जो 4.7 में यूज़ किया था। यहाँ जो फोर्सेस हैं गौर करिएगा, अभी तक मेरे पास मैस है, इस मैस को मैंने वेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैस जब वेट बनता है तो वो फोर्स है। वेट की डेफिनेशन क्या है, वेट इज़ अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट वो फोर्स है जिससे ज़मीन ऑब्जेक्ट्स को, बॉडीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो मैं इसको अगर वज़न बनाना चाहूँ तो मैं फार्मूला तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। टेंशन मालूम करने के लिए हम सम ऑफ ऑल फोर्सेस y इज इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे, और आपके सामने देखिएगा T1 का भी आंसर आएगा और T2 का भी आंसर आएगा। लेकिन इससे पहले मैं फोर्स, मेरे पास तो फोर्स 2 मालूम करने को कह रहा है और गिवन तो कोई भी नहीं है। मैं इस मैस को फोर्स बनाऊंगा, इस मैस को पहले फोर्स में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा आइए देखते हैं। यहाँ कर लेते हैं सोल्यूशन।
क्या? ज़रा बताइए, जो m1 है अगर मैं इसे w1 बनाना चाहूँ, वेट बनाना चाहूँ, तो किसके बराबर होगा? m1 इंटू जी। ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। अगर किसी मैस को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मैस वज़न में कन्वर्ट हो जाता है, वेट बन जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत ज़मीन के करीब करीब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उससे मल्टीप्लाई करिए तो वही मैस आपको वज़न पता चल जाएगा, उस मैस का कितना वज़न है। तो W1 कितना आएगा? इस मैस का वेट कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया? 50 न्यूटन। ये W1 आ गया। इसी तरह से अगर मैं इस मैस का वज़न बनाना चाहूँ तो किसके बराबर होगा? W2। और W2 कैसे आएगा? अगर M2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। M2 कितना है? 3 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, क्या आ गया? 30। और वज़न एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब आइए जो चीज़ मालूम करनी है, सबसे पहले मुझे टेंशन 1 मालूम करनी है। इस रस्सी के अंदर पहली रस्सी में टेंशन, फिर दूसरी रस्सी में टेंशन, तनाव मालूम करना है। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। जी बच्चों, क्या करूँगा? मैंने आपसे कहा इस डायग्राम में मुझे नज़र आ रहा है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही, सारी फोर्सेस वर्टिकल हैं, कुछ अपवर्ड कुछ डाउनवर्ड। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का ये वाला हिस्सा, ये उसका डिटेल में जो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो होने का मतलब ये है कि उसके ऑल एक्स कंपोनेंट का मजमूआ ज़ीरो या उसके ऑल वाई कंपोनेंट्स का मजमूआ ज़ीरो। यहाँ तो नहीं, मतलब दोनों ही कंपोनेंट्स का मजमूआ ज़ीरो होता है। एक्स कंपोनेंट सारे जमा करके जवाब ज़ीरो, वाई कंपोनेंट सारे जमा करिए जवाब ज़ीरो मिलेगा अगर कोई बॉडी किस हालत में हो? इक्विलिब्रियम की हालत में हो। तो आपके सामने है ये इक्विलिब्रियम की हालत में है, इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब बताइए ज़रा, अगर मैं पहली रस्सी की बात करूं तो पहली रस्सी के अंदर एक फोर्स है T1, वो किस तरफ है? अपवर्ड। जबकि दो फोर्सेस हैं, इस रस्सी के साथ दो फोर्सेस हैं जो उसे किस तरफ खींच रही हैं? नीचे की तरफ। एक W1 इसका वज़न नीचे की तरफ और एक W2 इसका वज़न नीचे की तरफ। आप लोग कह रहे होंगे टेंशन T2, वो तो बच्चों दूसरी रस्सी के अंदर है ना, हम दूसरी रस्सी को तो कंसीडर नहीं कर रहे। हम इस मैस और ये टेंशन को, जिसने इसको इन दोनों को मैसेज को उठाया हुआ है, टेंशन अपवर्ड, वज़न नीचे। तो इसका मतलब टोटल कितनी फोर्सेस हैं? 3। कौन कौन सी? T1 पॉजिटिव, W1 नेगेटिव, W2 नेगेटिव, इन सब का मजमूआ ज़ीरो। क्यों नेगेटिव? डाउनवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव एंड अपवर्ड फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं। बताइए बच्चों, ये कीमत मालूम करनी है और ये दोनों तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। W1 की कीमत भी है, W2 की। तो बताइए यहाँ कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? T1 किसके बराबर? माइनस की दोनों वैल्यूज़ उधर जाके क्या हो जाएंगी? प्लस W1 प्लस W2। माइनस की कीमत उधर, W1 की कीमत कितनी थी? 50 न्यूटन, W2 की कितनी कीमत थी? 30 न्यूटन एंड रिजल्ट विल बी 80 न्यूटन। ये पहली टेंशन है, पहली रस्सी ने इतनी टेंशन बर्दाश्त करनी है क्योंकि उसने इन दोनों वज़नों को, इन दोनों मैसेज के वेट्स को उठाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दूसरी डोरी की। ये रही दूसरी डोरी। यहाँ फिर से सम ऑफ ऑल फोर्सेस वाई कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 0। अब बताइए, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन अपवर्ड और एक वेट डाउनवर्ड। तो वाई फोर्सेस कितनी आएंगी? 2, एक T2 और वेट नेगेटिव नीचे की तरफ। T2 किसके बराबर आ जाएगा? W के, और W की कीमत, W कौन सा बच्चों? W2 है। तो W2 की कीमत कितनी है? 30 न्यूटन। ये रहा टेंशन T2 और ये रही टेंशन T1। तो पहले ही हमने कहा था पहली रस्सी ने सबसे ज़्यादा टेंशन बर्दाश्त करनी है क्योंकि इसने दोनों को उठाया हुआ है। इसमें टेंशन, तनाव, खिंचाव सबसे ज़्यादा है और इसमें टेंशन कम है क्योंकि इसने तो सिर्फ इसको उठाया हुआ है। और कितने न्यूटन? 30 न्यूटन। ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.8। इज़ इट क्लियर बच्चों? पहले तो हमने मैसेज को वेट बनाया, फिर मैंने जो मालूम करना था उसकी तरफ गया। ये तरीकाकार। बच्चों 4.9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक नट को टाइट किया गया है, पाने को, स्पैनर को यूज़ करते हुए। कितनी फोर्स लगाते हुए? 200 न्यूटन। और उस पाने की लंबाई कितनी है? उस स्पैनर की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर।
व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज रिक्वायर्ड, बताइए किस लेंथ का स्पैनर चाहिए अगर आपने उसी नट को क्या करना है, लूज करना है, लेकिन अब आपके पास फोर्स कितनी है, 200 न्यूटन की बजाय 150 न्यूटन। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा इस तरह आपके जहन में बैठेगा कॉन्सेप्ट। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपने एक नट को पहले क्या किया, टाइट किया, नट को क्या किया आपने, टाइट, और टाइट करने के लिए आपने जो पाना स्पैनर यूज़ किया, उस स्पैनर की लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का वो पाना था। उसको आपने, मैं डायग्राम में ज़रा ये भी ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप समझ सकें व्हाट डज़ इट मीन। आपने जो पाना स्पैनर यूज़ किया, ज़्यादा बड़ा बना दिया है ज़रा आपको समझाने के लिए, पाना यूज़ किया इस नट को क्या करने के लिए, टाइट। अब जानते हैं इस नट को टाइट करने के लिए कैसे घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज। जब भी कोई नट टाइट करना हो तो उस पाने को कैसे घुमाएंगे, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे तो नट टाइट होगा। कितनी लंबाई है इस स्पैनर की, इस स्पैनर का मतलब आप मूवमेंट आर्म समझ लीजिए, जिस जगह फोर्स लगती है एक्सिस से उस फासले को मूवमेंट आर्म कहते हैं, 10 सेंटीमीटर। और इस बंदे के पास, इस बॉय के पास फोर्स कितनी है इस जगह पे लगाने के लिए, वो फोर्स है 200 न्यूटन। जबकि यही नट लूज करना है, टाइट तो कर दिया इसने, अब इसी नट को क्या करना पड़ गया, लूज करना पड़ गया। और लूज करने के लिए सिचुएशन ये थी, सिचुएशन ये खड़ी हो गई कि भाई अब जो है ना, अब ये बंदा नहीं है इधर, बंदा कौन है जी, बंदा है हमारे पास, बच्चा है कोई, फोर्स उसके पास है थोड़ी। अब गौर करिएगा, बच्चा है इसकी निस्बत, तो उसने इस स्पैनर को खोलना है, सॉरी इस नट को खोलना है, वो क्या करे, नट तो टाइट कर गए हैं बड़े भाई, अब उसने इस नट को लूज़ करना है। और लूज़ करने के लिए आप जानते हैं फोर्स क्या करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, किस हिम्मत में, एंटी क्लॉकवाइज हिम्मत में लगाएगा तो ये नट लूज़ होगा। कहता है अब जो बच्चा आया वो छोटा था, छोटा होते हुए उसने इसे खोलने की कोशिश की, अब खुल नहीं रहा था, उसने स्पैनर लिया लेंथी, उस स्पैनर की लंबाई कितनी थी, उस स्पैनर से ज़्यादा, इस तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको, ये लेंथी स्पैनर यूज़ किया, क्योंकि उसके पास फोर्स कितनी है, अपने भाई जितनी नहीं है बल्कि कितनी है, 150 न्यूटन। तो क्या करना पड़ेगा, उसे लॉन्ग हैंडल वाला स्पैनर चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास अब फोर्स है थोड़ी, अब उस थोड़ी फोर्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, टर्निंग इफेक्ट पैदा करने के लिए, टार्क पैदा करने के लिए उसे ये मूवमेंट आर्म ज़्यादा चाहिए। तो उसने ले लिया बड़ा स्पैनर, बॉक्स के अंदर घर में जहाँ सामान पड़ा था उसमें से उसने बड़ा स्पैनर उठा लिया। कहता है बताइए जो उसने बड़ा स्पैनर इस्तेमाल किया उसका मूवमेंट आर्म कितना है, क्योंकि फोर्स उसके पास 150 रह गई है, टाइट करते हुए 200 न्यूटन लगाई, लूज करते हुए 200 ही लगानी चाहिए थी, लेकिन 150 से क्या खुलेगा, जी खुलेगा अगर स्पैनर लेंथ ही यूज़ कर ले। कहता है उसका मूवमेंट आर्म बताइए। यहाँ बच्चों यूज़ होगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स यहाँ यूज़ होगा। मान लीजिए इसका मूवमेंट आर्म R1 है, इसका फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये मूवमेंट आर्म R2 है। तो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है फोर्स F1 200 न्यूटन, मूवमेंट R1 जो छोटे स्पैनर का था वो है 10 सेंटीमीटर, मीटर बनाइए, 100 से डिवाइड करिए, 0.1 मीटर। फोर्स अब कितनी रह गई, 150 न्यूटन। तो सवाल उसका क्या है बताइए, 150 न्यूटन जिस स्पैनर पे लगाओगे उसका मूवमेंट आर्म कितना होगा, R2। फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर आप क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि बॉडी, रोटेटिंग बॉडी रेस्ट में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही है, तो वहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होंगे। और क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट टर्निंग इफेक्ट, क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट किसके बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बताइए क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा है, ये क्लॉकवाइज। क्या फार्मूला मूवमेंट का, वही टार्क वाला फार्मूला, R1 इंटू F1, और एंटी क्लॉक्स R2 इंटू F2। अब गौर करिएगा, R1 भी है, F1 भी है, F2 भी है, R2 मिसिंग है। जो चीज़ मिसिंग है उसे वहीं रहने दें, दूसरा फैक्टर इधर ले आए, तो क्या बन जाएगा फार्मूला। मैं सोल्यूशन में सॉल्व करता हूँ, ठीक हो गया। सोल्यूशन
हल करते हुए क्या बनेगा, R1 इंटू F1 इज इक्वल टू R2 इंटू F2। बताइए R2 किसके बराबर, R1 इंटू F1, F2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर जाएगा। लाइए कीमतें दर्ज करते हैं। R2 किसके बराबर, R1 की कीमत कितनी है 0.1, F1 कितना है 200 और F2 कितना है 150। करिए ऊपर मल्टीप्लाई 20 और नीचे 150, तो क्या रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट विल बी 13.3 सेंटीमीटर। मीटर में आएगा और उसे आप बाद में क्या कर सकते हो, मैं मीटर में निकाल के बाद में सेंटीमीटर में कर देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। रिजल्ट विल बी 0.13 मीटर। इसे सेंटीमीटर में करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिजल्ट विल बी 13.3, क्योंकि ये 0.133 मीटर आ रहा है। तो जब आप ये करेंगे सेंटीमीटर में लाना चाहेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आएगा, मैंने आपको बताया 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो डिवाइड होने वाला 100 है ये क्या बन जाएगा, कर ही देता हूँ, 0.133 डिवाइड होने वाला 100, मल्टीप्लाई होने वाला साथ रहने दें, डिवाइड होने वाला ऊपर आगे क्या बन जाएगा 10 की पावर -2। -2 आप जानते हैं सेंटी होता है, जबकि 100 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 13.3, और ये क्या बन गया सेंटी और ये साथ में मीटर। ये आंसर आ जाएगा जो मैंने वहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास मूवमेंट आर्म का अगर स्पैनर हो तो वो छोटा बच्चा जिसके पास 150 न्यूटन फोर्स थी 200 न्यूटन की निस्बत, वो उस नट को लूज कर लेगा। 4.10 इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। लिखता है, अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from a center of a uniform bar 1 meter long। डायग्राम से देखते हैं, 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बार है, ये इसकी पूरी की पूरी लेंथ है। 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बार समझते हैं, एक फट्टा सा एक स्केल की तरह से लंबी चपटी सी है। क्या किया गया है, एक 10 kg का मैस 20 सेंटीमीटर दूर इसके सेंटर से, देखिए इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा 1 मीटर टोटल इसकी लेंथ है, तो सेंटर ऑफ कोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक फासला कितना होगा, एज तक फासला 0.5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक एज क्या होगा 0.5 मीटर, आधा मीटर ये आधा मीटर ये, टोटल कितना बन गया 1 मीटर। ये सेंटर इसका आ गया जिसके ऊपर ये बैलेंस है। कहता है एक साइड पे कितनी दूर, एक साइड पे कितनी दूर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर। भाई सेंटर से इस तरफ कितना है 100 सेंटीमीटर का मीटर होता है ना, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब 50 इधर 50 इधर। कहता है सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर एक वज़न इसके साथ लटका दीजिए, और वज़न कितना लटकाया, वज़न नहीं सॉरी मैस का है, मैस कितना लटकाया आपके पास 10 kg। अच्छा, अब 10 kg मैस लटकने से ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरह से, लेकिन कहता है इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस जगह पे बैलेंस करने के लिए ताकि ये ऐसे रहे बजाय कि ऐसे होने के, क्या करना है, बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। बताइए कितनी फोर्स चाहिए, कहाँ लगानी है वो फोर्स, एट द एंड ऑफ अदर, दूसरे सिरे पे फोर्स लगाते हुए, दूसरे सिरे पे फोर्स लगानी है। यहाँ कितनी कहाँ लगाई, मिड से, इसके मिड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर दूर, मिड से ये फासला 50, मिड से ये फासला 50 सेंटीमीटर। कहता है दूसरा वज़न कहाँ लटकाना है, दूसरा वज़न मैस को भी वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो कहाँ लटकाना है, यहाँ से अपने जो आपकी इसकी बैलेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे उसके एंड पे जाके लटकाना है। बताइए क्या करना पड़ेगा, सवाल उसका है, बताइए वो कितना वज़न होगा, वो कितना आपके पास वज़न होगा जो यहाँ लटकाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ऐसे हुए बगैर ऐसे हो जाएगा। जी बच्चों गौर करिए, हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो मैं लिखता हूँ, गौर करिएगा, बहुत आसान है, पिछले न्यूमेरिकल में जो आपका फार्मूला लगा है वही लगेगा। तो गौर करिए, हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्या था इसका नाम, बार चपटी कहते हैं, लेंथ ऑफ बार कितनी है, दैट इज़ 1 मीटर। अगर मैं लिखूं सेंटर ऑफ
ग्रेविटी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे ये बैलेंस होगा, मिड कितना है 0.5 मीटर पे, दोनों एंड से यहाँ बैलेंस हो जाएगा हाफ। अच्छा, पहली चीज़ मैस कितना दिया है, m1 कितना दिया है 10 kg, 10 kg मैस दिया हुआ है। अगर मैं इसे चले और भी चीज़ें जो हैं, एक और चीज़ दी है, इसका मूवमेंट आर्म यहाँ से लेके यहाँ तक फासला दिया है, जो मैस 10 kg है, कहता है वो सेंटर से कितनी दूर हैंग किया हुआ है, मूवमेंट आर्म कितना उसका 20 सेंटीमीटर, मीटर बनाइए 20/100 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अच्छा पूछा कि अच्छा एक और चीज़ है, कहता है दूसरा जो मैस हैंग किया है वो बिल्कुल एंड पे है। बिल्कुल एंड का मतलब कितना फासला 0.5 मीटर, आधा मीटर, आधा मीटर ही हो गया ना, आधा इधर है तो आधा उधर है। इसका मतलब R2 भी दे दिया गया है, और वो कितना दे दिया गया है 0.5 मीटर, 0.2 मीटर और ये 0.5 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना लिया मैंने, ठीक हो गया। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करिए वो फोर्स, वो वज़न जो इसको बैलेंस करेगा। ये देखिए ये करीब है, ये दूर है, ये कितना वज़न हो इसको बैलेंस कर लेगा और ये ऐसे बिल्कुल इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, W2 चाहिए, जो इस तरफ हैंग करना है W2। इसका मैं अभी W1 बनाऊंगा, अभी W1 बनाऊंगा और इसी तरह यहाँ W2 का रिजल्ट निकलेगा। देखिएगा कैसे जी, फार्मूला मैंने जैसे कहा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वो क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर आप किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में देखते हो, रेस्ट में देखते हो, तो इसका मतलब उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो बच्चों इसकी कीमतें पुट करने से पहले हमारे पास W1 और W2 होना चाहिए। तो W2 तो है नहीं, W2 तो है नहीं, इसका मतलब हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, गौर करिए रिलेशन क्या है हमारे पास फार्मूला था, वो फार्मूला है क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर आएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट किस तरह पैदा होना है, ये क्लॉकवाइज है, ये इस तरह से क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा नीचे की तरफ। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आएगा, R1, ये जी मार्कर का इशू ख़त्म हो जाते हैं इस वक्त तक, R1 इंटू W1 इज इक्वल टू R2 इंटू W2, जैसे पिछले टॉपिक में FR1 इंटू F1 इज इक्वल टू R2 इंटू F2। F यहाँ पे वज़न है, F यहाँ पे वज़न है। अब मैंने जैसे कहा मेरे पास W1 की कीमत ही नहीं है, R1 है, R2 है, W1 निकालता हूँ। W1 कैसे निकालूंगा, गौर करिएगा, W1 कैसे निकलेगा, पिछले न्यूमेरिकल में किया था, अगर किसी के मैस को क्या किया जाए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वेट बन जाता है। मैस कितना था 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी 10, तो वेट कितना आ गया, W1 कितना आ गया, ये इस तरफ जो हैंग हुआ वो मैस है वो बेसिकली कितने न्यूटन है, 100 न्यूटन। मसला हल हो गया। आइए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, R1 इंटू W1, R2 इंटू W2। लाइए यहाँ कर देता हूँ कीमतें पुट। R1 की जगह ये रही कीमत, R1 कितना है 0.2, W1 कितना है 100, R2 कितना है, खुद उसने कहा था एंड पे सिरे पे 0.5, और W2 तो मालूम करना है। ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये 20, 0.5 इंटू W2, 20/0.5 इज इक्वल टू W2। ये डिवाइड करिए, आंसर आएगा, ये 1/2 होता है, रिजल्ट आ जाएगा 40, और वेट इज़ अ फोर्स, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। इसका मतलब ये वेट 40 न्यूटन है, जबकि ये वेट कितना था, वेट ये था 100 न्यूटन। अगर 40 न्यूटन वेट इस जगह से सिरे पे एंड पे लगा दिया जाए, 40 न्यूटन का हल्का वेट अगर एंड पे सिरे पे लगा दिया जाए तो ये बार बैलेंस हो जाएगा, जैसा कि हमने मोमेंट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में ये टॉपिक पढ़ा था। एक छोटा बच्चा है, एक बड़ी बहन है, उन्होंने सी सॉ खेलना है तो छोटे को सिरे पे बैठना पड़ेगा और बड़े को उसके ऊपर सी सॉ पे उस मिड के करीब बैठना पड़ेगा, एक्सिस के करीब बैठना पड़ेगा जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है। इस तरह से वो आसानी से ये सी सॉ गेम खेल सकते हैं। इसी तरह से ये हैवियर मैस था, ये लाइटर मैस है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना था, हैवियर करीब और लाइटर दूर हो तो ये बैलेंस हो जाएंगे इस तरह से। ये थे आज के
हमारी वीडियो जिसमें हमने 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कवर किए 4 चैप्टर के। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।